वहीं रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि 3 महीने के करीब पहुंचा यूक्रेन का युद्ध इतना खतरनाक मोड़ ले चुका है कि अब उसे किसी भी हाल में खत्म करना ही होगा और रूस और यूक्रेन को ऐसे समझौते पर राजी होना होगा जिसमें जीत किसी की नहीं होगी, न यूक्रेन की और न रूस की। लेकिन फिर भी दोनों अपने यहां जंग जीतने का दावा ठोक सकेंगे। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जेलेंस्की के पास यह कहने के लिए होगा कि उन्होंने रूस जैसी ताकतवर सेना का डटकर मुकाबला किया, उसे अपनी राजधानी कीव में घुसने ही नहीं दिया, यूक्रेन के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमाए रखा और तो और रूस पर तगड़े प्रतिबंध लगवाकर उसकी कमर तोड़कर रख दी। वहीं पुतिन ये बोलकर अपनी पीठ थपथपाएंगे कि उन्होंने अमेरिका और नेटो को दिखा दिया कि रूस को उकसाने का अंजाम क्या हो सकता है और फिर यूक्रेन के क्राइमिया और डॉनबास इलाके पर भी उनकी पकड़ मजबूत होगी। जब जंग में यूक्रेन जीतता हुआ नजर आ रहा है, जब नेटो भी उसके जीत पाने का दम भर रहा है, तो फिर लड़ाई को इस मोड़ पर खत्म करने से यूक्रेन को मिलेगा क्या? तो डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूक्रेन और नेटो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। समझदारी इसी में है कि वो युद्ध में मिली अब तक की बढ़त को जीत का सेहरा बनाकर अपने सिर पर बांधें और रूस से युद्ध विराम के लिए समझौता करें। क्योंकि भले ही अब तक की जंग में यूक्रेन का पलड़ा भारी दिख रहा हो, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान भी उसी का हुआ है। लड़ाई में उसके हजारों लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें उसके सैनिक भी हैं और आम नागरिक भी। अपनी जान बचाने के लिए करीब 60 लाख लोग तो यूक्रेन छोड़कर ही भाग चुके हैं और बम, गोले, मिसाइल बरसाकर रूस ने यूक्रेन का लगभग 6,000 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 465,000 करोड़ रुपए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मलबा बनाया है, वो अलग। जंग में बढ़त की कीमत यूक्रेन ने ये सब गंवा कर चुकाई है। इतना ही नहीं, रक्षा विशेषज्ञों को यह भी डर है कि ये जंग अगर अभी नहीं रुकी तो फिर उसे रोक पाना ही बस से बाहर हो जाएगा, क्योंकि जो लड़ाई अभी सिर्फ रूस और यूक्रेन जैसे दो देशों के बीच सिमटी है, वो ऐसे युद्ध की शक्ल ले लेगी जिसमें सभी देश लड़ मरेंगे और फिर जो तबाही मचेगी वो सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी। क्योंकि रूस यूक्रेन में उन हिस्सों पर भी हमला कर रहा है जो पोलैंड जैसे नेटो देशों के करीब हैं और नेटो इस जंग की शुरुआत में ही कह चुका है कि वो अपनी जमीन पर जरा सी भी आंच बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे में एक चूक भी यूक्रेन की लड़ाई में नेटो की सीधी एंट्री करा सकती है, क्योंकि अगर गलती से ही रूस के रॉकेट या मिसाइल नेटो के इलाके में गिर गए तो उसका मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध। दूसरी बात यह कि अगर यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण में रूस की सेना को बढ़त मिली तो जाहिर तौर पर उसका हौसला बढ़ेगा और फिर रूस यूक्रेन पर और तगड़ा वार करेगा ताकि उसके और हिस्से पर कब्जा जमाया जा सके। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और रूस को मुंह की खानी पड़ी तब तो यूक्रेन का और नुकसान है, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पुतिन हार कर तो यूक्रेन से निकलेंगे नहीं, वो रूस की इतनी बुरी भत तो कतई नहीं पिटने देंगे। इसलिए हो सकता है कि वो जंग में आर या पार करने के लिए परमाणु बम ही चला डालें और अगर ये हुआ तो सारा खेल ही खत्म है। लेकिन यूक्रेन के पास इस जंग को यहीं रोकने की एक और बड़ी वजह वो ये कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों की जिस मदद के बूते यूक्रेन रूस से लड़ रहा है, रक्षा विशेषज्ञ पहले ही आशंका जता चुके हैं कि वो मदद ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली, क्योंकि पश्चिमी देशों में पहले से ही बढ़ रही महंगाई को जंग ने और धार दे दी है। लड़ाई के कारण सप्लाई चेन में दिक्कत आई है। इस वजह से चीजों के आसमान छूते दामों ने अमेरिका में बाइडेन की लोकप्रियता तेजी से गिराई है और तो और रूस पर लगे प्रतिबंधों और युद्ध ने रूस और यूक्रेन से एक्सपोर्ट होने वाले गेहूं पर भी ग्रहण लगा दिया है। नतीजा, दुनिया में खाने का संकट पैदा हो चुका है और तो और यूक्रेन के युद्ध पर अब नेटो में ही मतभेद पैदा होते दिख रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे नेटो देश तो खुलकर यूक्रेन पर मदद लुटा रहे हैं, लेकिन उनके अलावा किसी और बड़े नेटो देश से यूक्रेन को उतना समर्थन मिलता नहीं दिख रहा। बल्कि पिछले हफ्ते तो फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे यूरोप में नेटो के बड़े सदस्यों ने भी मान लिया कि अब जंग में सीज फायर की जरूरत है। उनकी इस सोच की वजह भी है। यूरोप गैस के लिए रूस के भरोसे है और जर्मनी और इटली तो रूस के इतने मोहताज हैं कि वो चाहकर भी उससे गैस खरीदना बंद ही नहीं कर पा रहे और इसी वजह से वो रूस की गैस खरीदकर गाहे बगाहे जंग में उसकी मदद ही करना है। ऐसे में वो जंग से छुटकारा पाना चाहते हैं। उधर खबर है कि ताइवान पर अपना शिकंजा कसने के लिए चीन ने बम बरसाने वाले अपने सबसे ताकतवर विमान को पश्चिमी प्रशांत महासागर में उतार दिया। चीन ने अपना यह युद्धाभ्यास ऐसे वक्त में किया जब कई मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि ताइवान को चीन से बचाने के लिए जल्द ही जापान भी अमेरिका से हाथ मिलाने वाला है। इसलिए चीन ने भी बाजुएं चढ़ा ली और अपने 2 H-6J बॉमर दक्षिण प्रशांत महासागर में सैन्य अभ्यास करने के लिए भेज दिए, जबकि वहां उसके जंगी जहाजों के साथ लियाओनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप पहले ही जंग की प्रैक्टिस में लगा है। दक्षिण प्रशांत महासागर के इलाके में ड्रिल का मतलब साफ है कि चीन की नजर ताइवान पर ही है, क्योंकि जहां ड्रिल हुई वो एक बेहद अहम लोकेशन है।
वो इलाका ताइवान के पूर्व और जापान के दक्षिण में पड़ता है। और फिर चीन का H-6J लंबी रेंज का बॉम्बर है। इसलिए रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर उसे दक्षिण प्रशांत महासागर में तैनात कर दिया जाए तो वो इतने बम बरसाएगा कि अमेरिका या जापान चाहकर भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और जंगी जहाज ताइवान की मदद के लिए नहीं भेज पाएंगे। इतना ही नहीं, बताया गया कि ड्रिल के लिए चीन ने अपने दोनों H-6J बॉम्बर में दो YJ-12 सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइलें भी फिट की हुई थी। यानी यूक्रेन की जंग पर बारीकी से नजर बनाया हुआ चीन ताइवान पर हमले के लिए तगड़ी तैयारी में लगा है। रूस की फौज ने एक वीडियो जारी किया जिसमें आसमान से मिसाइलें गिरती दिखाई दी। पुतिन की सेना ने इस हमले में यूक्रेन के कई टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया। और इतना ही नहीं, उसने यूक्रेन के कुछ जवानों को मार गिराने की भी बात कही। जो वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया उसमें सड़क से एक सैन्य काफिला गुजरता दिखाई दिया, जबकि कई सैनिक तोप से हमले की तैयारी करते नजर आए। दावा किया गया कि ये यूक्रेन के सैनिक थे जो जंगल के पास से रूसी सेना पर हमले कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी आसमान से एक मिसाइल जमीन पर गिरी और जोरदार धमाका हुआ। वहीं जैसे ही विस्फोट हुआ, कई सैनिक जान बचाकर जंगल की तरफ भागते दिखाई दिए, लेकिन उन पर भी रूसी फौज ने चुन चुन कर मिसाइलें दागी। सामने आई तस्वीरों में जंगल के बीच एक के बाद एक कई धमाके होते नजर आए। रूस ने दावा किया कि इस हमले में उसने यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। इस बीच यूक्रेन जंग के बाद हालात इस कदर बदले कि रूस का करीबी दोस्त कहा जाने वाला कजाकिस्तान भी उससे दूर होने लगा। पश्चिमी देशों का प्लान है कि रूस को दुनिया से अलग थलग कर दिया जाए। उसने रूस पर प्रतिबंध लगाकर दुनिया भर के देशों को यह संदेश दिया कि अगर किसी ने उसके साथ व्यापार किया तो उसका बुरा अंजाम होगा। और ऐसा लग रहा है कि पश्चिमी देशों की चाल कामयाब हो रही है, क्योंकि रूस से दूर होने वाले देशों में उसका दोस्त कजाकिस्तान भी शामिल हो गया। वहां की सरकार पिछले कुछ दिनों से लगातार पुतिन के खिलाफ बोल रही है और यूक्रेन पर रूस के हमले का विरोध कर रही है। मतलब ये कि यूक्रेन जंग ने रूस और कजाकिस्तान की सालों पुरानी दोस्ती में दरार डाल दी है। सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा देश कजाकिस्तान रूस के कुछ सबसे करीबी देशों में एक माना जाता है, जो रूस के साथ अपना सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है। कजाकिस्तान और रूस करीब 6,500 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। यही नहीं, कजाकिस्तान 3 ऐसे संगठनों का हिस्सा है जिनका नेतृत्व रूस करता है। इसके अलावा कजाकिस्तान में रहने वाले करीब 20% लोग रूसी मूल के हैं, जिनकी संख्या करीब 2 करोड़ है। कहा जाता है कि कजाकिस्तान की यह आबादी रूस के साथ खड़ी रहती है। लेकिन यूक्रेन जंग ने हालात ऐसे बदले कि कजाकिस्तान में रूस के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। खबर आई कि पुतिन के यूक्रेन पर हमले के विरोध में कजाकिस्तान में लोग सड़कों पर उतर आए। इसके अलावा वहां लोगों ने यूक्रेन के लोगों की मदद के लिए फंड भी जुटाया। लेकिन कजाकिस्तान के जिस कदम ने यह जाहिर किया कि वो रूस से अपने रास्ते अलग करना चाहता है, वो था 9 मई को रूस में मनाया जाने वाला विक्ट्री डे, जिसे केवल रूस में ही नहीं बल्कि उसके आसपास के कई देशों में भी मनाया जाता है। लेकिन कजाकिस्तान ने इस बार ऐसा नहीं किया। यही नहीं, उसने खुलकर कहा कि वो विक्ट्री डे नहीं मनाएगा। कहा जा रहा है कि असल में यहीं से हुई कजाकिस्तान और रूस में दूरियां आने की शुरुआत, क्योंकि इससे पहले वहां रूस का विरोध तो हो रहा था, लेकिन खुलकर नहीं। कजाकिस्तान के विक्ट्री डे नहीं मनाने के फैसले ने रूस को भी चौंका दिया, क्योंकि जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस को निलंबित करने के लिए वोटिंग हुई थी तो कजाकिस्तान ने वोट नहीं डाला था, मतलब उसने रूस का साथ दिया था। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों दोस्तों को दूर कर दिया। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि कजाकिस्तान तेल की वजह से रूस से नाराज है, क्योंकि उसने आरोप लगाया कि काला सागर में रूस ने उसके एक प्रमुख ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल को बंद कर दिया है। कजाकिस्तान का कहना है कि उसके इसी टर्मिनल से वो अपने कच्चे तेल का 80% निर्यात करता है, जो यूरोप के देशों तक पहुंचता है। माना जा रहा है कि कजाकिस्तान सोच रहा है कि रूस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहता कि यूरोप के देशों को तेल मिले, जबकि रूस कह रहा है कि समंदर में आए तूफान की वजह से टर्मिनल को नुकसान हुआ और उसे बंद करना पड़ा। लेकिन कजाकिस्तान को रूस की बात पर यकीन नहीं है। उसका कहना है कि टर्मिनल बंद होने से उसे तेल उत्पादन में कटौती करनी होगी।